हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ 2023 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का परफॉर्मिंग आर्ट्स का। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि पेपर का पैटर्न कैसा कैसा आया होता है और कैसे इसमें ऑप्शन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं म्यूज़िक के एंट्रांस में। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए मैं आपको डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पे ले आता हूँ। पहला प्रश्न है, भारत पूर्णिमा वर्ष 1872 के दिन संगीत जगत के इस महान विभूति का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, किसका हुआ था? विष्णु नारायण, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, ओमकारनाथ ठाकुर जी या फिर जयदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों, विष्णु दिगंबर पुरस्कार। प्रश्न है, उस्ताद फैज खां का जन्म किस वर्ष हुआ था? उस्ताद फैज खां का जन्म दोस्तों 1886 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित वाद्यों के नाम कौन से थे? किन्नरी, सितार, पखावज, तुदंबी, करकरी, गोमुख, पट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तुदंबी। थाट राग वर्गीकरण के प्रारंभिक जो ग्रंथकार थे वो कौन थे? लोचन थे, ओभल थे, भारत थे या फिर शारंगदेव जी थे। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोचन। ठीक है, देखिए इससे भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, जैसे लोचन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो राग तरंगिणी उनका ग्रंथ था, उसमें मेल या थाट राग वर्गीकरण के बारे में उन्होंने बताया है। तो ओबल ने कौन सा लिखा था? तो संगीत परिजात ओबल जी का है। भरत का कौन सा है? भरत का है नाट्यशास्त्र। देखिए दोस्तों, एक भरत और शारंगदेव जी का जो इन दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो आपको बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ से हमेशा ही एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो भरत जी का जो ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र और शारंगदेव जी का है संगीत रत्नाकर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सी श्रुति का नाम है? तो श्रुति का नाम पूछा गया है। श्रुति का नाम, जैसे आपको जितनी भी श्रुतियां हैं आपको सभी पढ़नी है या फिर सीक्वेंस वाइज इनको आप याद करें, क्योंकि श्रुतियों से ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो इनमें से कौन सी श्रुति का नाम है? पद्मावती, कलावती, दयावती या दुर्गावती। तो आप में अगर आपने श्रुतियाँ पढ़ी है तो आपको एकदम ही समझ आ जाएगा कि कौन सी श्रुति का नाम है। तो दयावती श्रुति का नाम है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, छठा क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर। देखिए दोस्तों, संगीत रत्नाकर में संगीत रत्नाकर से यहाँ प्रश्न डाला गया है। मैंने पहले भी बोला था कि शारंगदेव और भरत जी का इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना है। तो संगीत रत्नाकर में नृत्याध्याय के लिए कौन कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? तो नाट्यशास्त्र, नृत्याध्याय, नृत्याध्याय या नूतनाध्याय। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नृत्याध्याय। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ये एकदम ही याद एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? श्रुतियों के बारे में पूछा है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आठवां, राग भीमप्लासी का स्वर कौन सा है? संवादी स्वर कौन सा है? संवादी स्वर, वादी या संवादी स्वर, ऐसे प्रश्न रागों से हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप जितने भी आपके सिलेबस में राग है वो अच्छे से पढ़ने हैं। उनके वादी, संवादी, गायन समय या फिर पकड़ के अलावा थाट या फिर किस जाति का राग है, ये भी आप हर एक राग के बारे में अच्छे से पढ़ना, जितने भी आपके सिलेबस में राग हैं। तो राग भीमप्लासी का संवादी स्वर क्या हो जाएगा दोस्तों? षडज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो वादी स्वर है वो है माँ और सा, इसका संवादी स्वर है भीमप्लासी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित भातखंडे का उपनाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, भातखंडे जी का नाम उपनाम पूछा है। आपको उपनाम भी, जितने भी आपके लिए ग्रंथकार है उनका ग्रंथकार या फिर संगीत से जुड़े जितने भी कलाकार हैं उनके उपनाम, जन्म, मृत्यु, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी याद रखने की आवश्यकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, भातखंडे का उपनाम क्या है? तो उनका नाम है चतुर पंडित, उनका उपनाम जी था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगीत से संबंधित सर्वोपरि महत्वपूर्ण वेद का क्या नाम है? ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट से संबंधित सर्वोपरि महत्वपूर्ण वेद है सामवेद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें क्वेश्चन पे, आहत नाद से उत्पन्न, आहत नाद किससे उत्पन्न होता है? तो आपको इनमें से बताना है, द्रव्यों के आघात से, अपने आप से, जल से, आहनात नाद से। तो आहत नाद द्रव्यों के आघात से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तालों से क्वेश्चन है। देखिए, ताल सुल ताल में कितनी खाली होती है? देखिए, जितने भी आपको तालें दी गई है आप उनके बारे में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ताली, मात्रा, कितनी मात्रा की होती है ताल, और उसके बोल। ये 3-4 चीज़ें आपको पूछी जाती है, या फिर ताली खाली किस पे दर्शाई गई है, इतना भी पूछा जाता है। कुछ ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये चीज़ें याद हो जाती है। अगर आप अभी से ही रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपका जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका आराम से ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ताल सुल ताल में कितनी खाली होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। देखिए दोस्तों, सुल ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो उसमें 10 मात्राएं होती है और 2 खाली होती है, 1 ताली होती है।
ठीक है, तो इसलिए इसमें हम दो खाली पर दो खाली कितनी पूछी है, खाली दो खाली होती है, तो इसलिए हम दो पे इसमें बी ऑप्शन पे सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां क्वेश्चन है, स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ किस सन में लिखा गया था। देखिए दोस्तों, ग्रंथ के बारे में पूछा गया है, स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ किस सन में लिखा गया था, तो वो लिखा गया था 1850 में। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्वरमेल कलानिधि का जो ग्रंथाकर है वो किसने लिखा था, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, किसने लिखा था। रामामात्य जी ने लिखा था। ठीक है, 1550 में लिखा था। तो ये दोस्तों, थोड़ी वीडियो क्वालिटी थोड़ी ब्लर हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जौनपुरी के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने किस गायन शैली का प्रचार किया था, तो उनने ख्याल गायन शैली का प्रचार किया था। ध्रुपद, धमार, ऐसी ऐसी चीज़ें, ये इनके भी आप जो आविष्कारक है उनके भी सभी के इन चारों के याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली बार आपको क्या पता, इस बार धुमार का पूछे जाए या ध्रुपद का पूछा जाए, चतुरंग का पूछा जाए, उस बार ख्याल का पूछा था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, राग वृंदावनी सारंग का वादी स्वर क्या हो जाता है, तो रे पास का वादी संवादी है। ठीक है, इसलिए ऋषभ इसका वादी है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसका उत्तर खुद भी ढूंढ सकते हो। इनमें से सामगान कौन सा स्वर है, सामगान का कौन सा स्वर है, मध्य, करुण, उदात, मंद्र, तो उदात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो आपको तबले के बारे में भी अच्छे से देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो चांटी और स्याही के बीच के स्थान को लव कहा जाता है। उनमें से ये पूछा जाता है कि इसमें कितने गट्टे होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, उसे मैदान। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, सितार के दूसरे तार को कौन सा तार कहा जाता है, तो सितार के दूसरे तार को मध्यम तार कहा जाता है, जोड़ का तार कहा जाता है, चिकारी का तार या गांधार का तार कहा जाता है। जो सितार से अभी एंट्रेंस दे रहे हैं, सितार जिसका इंस्ट्रूमेंट है, तो उनको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। तो पहले तार को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, आपको सारे तारों के बिल्कुल नाम याद होने चाहिए। तो सितार के दूसरे तार और तीसरे तार को जोड़ी का तार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया था। देखिए दोस्तों, संगीत रत्नाकर से फिर से क्वेश्चन आ चुका है, तो किस शताब्दी में लिखा गया था, ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। और किसने लिखा था, शारंग देव जी ने इसको लिखा था। ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ें। इसमें से हर साल कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आते रहते हैं। या नाट्यशास्त्र और ये दो इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। आप अच्छे से जितने भी सिलेबस में है, बाकी को भी अच्छे से पढ़ना। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, जिस ताल में खाली नहीं है, आपको जितनी भी तालें दी गई है, तीव्रा, देखिए तीव्रा, तिलवाड़ा, जपताल, इनमें से आपको अगर सभी तालों का ताली खाली याद होगा तो आप एकदम ही बता देंगे कि इसमें खाली नहीं होती है। तो त्रिताल में 16 मात्राएं होती है, जिसमें भी खाली होती है। और तीव्रा कितनी मात्रा को होती है, 7 मात्रा की ताल होती है। उसके अलावा एक रूपक ताल भी है, वो भी 7 मात्रा की होती है। त्रिताल और तीन ताल 16 मात्रा की होती है। तिलवाड़ा भी 16 मात्रा की होती है, इसमें भी एक खाली होती है। बाकी जपताल भी 10 मात्रा की होती है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तीव्रा रूपक ताल के समरूप की ताल है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं कि कौन सी ताल किसके समरूप की है, तो आप इस तरह से भी इनको याद करें। जैसे तीव्रा 7 मात्रा की 3 विभाग, रूपक भी 7 मात्रा की और 3 विभाग होते हैं, वैसे ही तिलवाड़ा और तीन ताल सेम सेम ताल है। जपताल और जपताल भी इसके भी एक समरूप की ताल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आगे आगे आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। धूम की ढलान या बोल मूल रूप से किस वाद्यों के बोल है, तो ये किसके वाद्य, तबला के, खंजरी के, ढफ। देखिए तबले के कैसे बोल होते हैं, अगर आपने तबले को सुना, खंजरी के कैसे होते हैं, खंजरी के भी नहीं हो सकते, ढफली के भी नहीं हो सकते, इसीलिए ये बोल है पखावज के। इसका सही उत्तर हो जाएगा पखावज। अगले प्रश्न पे आते हैं, संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है। देखिए ग्राम से
प्रश्न पूछा गया है, ग्राम को क्या कहा जाता है? तो श्रुतियों का समूह कहा जाता है, गाँव कहा जाता है, स्वरों का समूह, मूर्छनाओं का मिश्रण। तो श्रुतियों को स्वरों का समूह कहा जाता है, सॉरी, ग्राम को स्वरों का समूह कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा वादक का अवगुण है? देखिए, गायक के गुण अवगुण भी आपको सिलेबस में होंगे, इनको भी अच्छे से पढ़ के आ जाना, ठीक है। तो गायक का जो अवगुण है वो है बेताला होना। देखिए, अवगुण के बारे में पूछा है, रियाजी तो नहीं हो सकता, कुशाग्र नहीं हो सकता, बेताला बिल्कुल हो सकता है, रागज्ञानी ये भी नहीं हो सकता, ये तो गुण है, ये तीनों चीज़ें गुण है और ये बेताल अवगुण है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला, सितार किससे बजाया जाता है? ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। आप बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है, ये हम बिल्कुल ही बहुत ही हाई लेवल की स्टडी करके जाते हैं और आ जाती है बिल्कुल बेसिक चीज़ें। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं कि बेसिक्स कई बार होता है, हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें बिल्कुल उनको इग्नोर कर जाते हैं। हम सोचते हैं ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछी जाती है तो उसको बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसीलिए आप बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। तो इसका तो आपको पता होगा, सितार से किससे बजाया जाता है? तो मिज़राब से सितार बजाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत संगीत का मूलभूत स्वर क्या है? देखिए, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा स्वर है मूलभूत स्वर? तो आपको भी पता होगा, सा है, षडज है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? देखिए, ये भी बेसिक है, लेकिन अगर किसी को कुछ पता नहीं हो, अगर किसी ने पढ़ा ना हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसने एक तो पढ़ा नहीं होगा, तो वो इस पे भी गलत ऑप्शन पे गलत करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि कितने विकृत होते हैं? 5 होते हैं। शुद्ध कितने होते हैं? 7। 7 शुद्ध होते हैं, 5 विकृत हो गए, कितने हो गए? 12 स्वर। विकृत कौन से? रे गा धा नी और माँ तीव्र। रे गा धा नी कोमल होते हैं और माँ तीव्र होता है, इसलिए 5 विकृत स्वर होते हैं और 7 शुद्ध स्वर होते हैं, जो बाकी अन्य बचते हैं, ठीक है। तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा 5। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां के गुरु का क्या नाम है? देखिए, गुरु का नाम पूछा गया है, क्या है? वैसे तो उनके गुरु का नाम काले खां जी था शायद, लेकिन इसमें अगर आपको, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, आप भी मुझे बता दें अगर आपको पता है। तो इसका सही उत्तर इसमें रहमान खां जी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, जब 4 मात्राओं के काल में 6 मात्राएं बजा दी जाए तो वो कौन सी लयकारी कहलाएगी? तो अगर आपको लयकारी का नॉलेज है तो आप इसको बिल्कुल ही आसानी से आसानी से इसका जवाब दे दें। इसके लिए इसको आड़ी लय भी बोलते हैं और डेढ़ गुण भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जब 4 मात्राओं के काल में 6 मात्राएं बजा दी जाए तो उसको आड़ी लय कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 29वां क्वेश्चन है, टप्पा गायन शैली की आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों, जितनी भी गायन शैलियाँ हैं आप उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना और उसके आविष्कारक कौन है और उनको क्या बोला जाता है। इसका कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टप्पा गायन शैली के आविष्कारक का नाम था गुलाब नबी शौरी, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको ये प्रश्न तो आता ही होगा, नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद, ठीक है। अगला प्रश्न, हो जाएगा दोस्तों, इनमें से नी कोमल लगने वाले राग कौन से हैं? तो आप इसको आप खुद भी बता सकते हैं। बिलावल में सभी शुद्ध होते हैं, यमन में मा तीव्र होता है, मारवा में रे कोमल होता है और खमाज में नी कोमल होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नी कोमल वाला राग खमाज ही होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मियां तानसेन ध्रुपद की किस वाणी के गायक थे? देखिए, जितनी भी आपको
ये वाणियाँ हैं, खंडार वाणी, नोहार वाणी, डागुर वाणी और गोबरहार वाणी। इनके जितने भी कलाकार हैं, आप इनके नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से किसी एक में से कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, खंडार वाणी है, द्रुपद किस वाणी के हैं, नौहार वाणी के हैं, डागुर वाणी के हैं, गोबर हार वाणी के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गोबर हार वाणी। ये तानसेन जी है। खंडार वाणी के श्रीचंद है, और नौहार वाणी के ब्रजचंद है, और डागुर वाणी के स्मोकन सिंह जी है। तो इसीलिए आप जितने भी चार वाणियाँ हैं, आप इनके कलाकार और ये गायक जितने भी है थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों, द्रुपद द्रुपद को क्या कहा जाता है, या किस श्रेणी का कलाकार, या का क्या किया जाता है, तो उनको कलावत भी कहा जाता है। ठीक है, ये कलावत भी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। देखिए, संगीत रत्नाकर से एक फिर से क्वेश्चन आ चुका है। संगीत रत्नाकर में कितने गमकों का वर्णन किया गया है? संगीत में जितने भी, देखिए ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है संगीत रत्नाकर। तो इसमें कितनी गमकें हैं? 13 है। और किसने लिखा है ये शारंग देव जी ने 13वीं शताब्दी में इसको लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सितार वादक पंडित रविशंकर के गुरु का क्या नाम है? सितार वादक पंडित रविशंकर जी के गुरु का नाम उस्ताद अलादियाँ खां है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं, 35वां। पखावज पे बजने वाली प्रचलित ताल कौन सी हो जाएगी? कैरवा हो जाएगी, चौताल हो जाएगी, या दीपचंदी हो जाएगी? इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दादरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रागमाल कोश में कितने कोमल स्वर लगते हैं? तो इसमें गादानी कोमल लगते हैं। बाकी आप मुझे बता दें, मैंने ये अच्छे से नहीं पढ़ा है। इसमें 3 लगते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तालों से रिलेटेड ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? देखिए, 14 मात्रा की ताल नहीं है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, जो 14 मात्रा की ताल नहीं है। देखिए, आड़ा चौताल 14 मात्रा की है, और इसके साथ साथ ही दीपचंदी भी शायद 14 मात्रा की होती है, और तिलवाड़ा भी 16 मात्रा की होती है। ये भी होती है 16 मात्रा की, और धमार 6 मात्रा की होती है, झुमरा 14 मात्रा की होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी नहीं है? तो धमार नहीं है। ठीक है, इसके बोल भी आपको याद रखने हैं, सभी के बोल। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाट्य शास्त्र में शुद्ध स्वरों के अलावा अन्य स्वरों का परिभाषिक शब्द क्या है? ठीक है, क्या बोलते थे उस टाइम? विकृत स्वर भी बोलते थे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, साधारण, असाधारण, मृदु और विकृत। ठीक है, और अगला प्रश्न हो जाएगा, नाट्य शास्त्र की टीका किसने लिखी? देखिए, जितनी भी टीकाएं हैं आप उनको भी याद कर लें। ठीक है, श्रीनिवास ने जी ने भी टीकाएं लिखी है, इसीलिए नाट्य शास्त्र के ऊपर किसने लिखी थी? अभिनव गुप्त जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पंडित विष्णु दिगंबर पुलिस्कर का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था? देखिए दोस्तों, इनका जीवन, जितने भी ये कलाकार जी हैं, जितने संगीत रत्नाकर, जितने भी ये पुरुष संगीत से जुड़े जितने भी महान कलाकार हैं, उनके बारे में आप डीपली पढ़ें। आप खासकर कि जन्म और मृत्यु और उनका उपनाम, ऐसी ऐसी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। और जन्म, ऐसी 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 ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुरुंदवाड़ा में, बेलगांव में 1880 में उनका जन्म हुआ था, विष्णु दिगंबर पुलिस्कर जी का जन्म। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर किस ग्रंथकार ने माने हैं? देखिए, ये सभी ग्रंथकार अगर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। श्रीनिवास जी के कितने हैं? भरत जी के 7 शुद्ध है और 2 विकृत है, और ओबल जी के 7 विकृत है, 7 शुद्ध है और 15 विकृत है। कुल कितना हो जाएगा आप बता दें। मतंग जी के 7 शुद्ध है और शायद 12 विकृत है, या फिर 5। ठीक है, इसका शायद सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्रीनिवास के 7
शुद्ध है और 5 विकृत स्वर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपको इनके जो ग्रंथ है वो भी आपको याद रखने हैं। उसमें से भी क्वेश्चन पूछा मतंग जी ने कौन सा लिखा था, चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है, इनने ये लिखा था। और ओबल जी ने, आप मुझे बताइए, भरत जी ने नाट्यशास्त्र और श्रीनिवास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैज़ खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फैज़ खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1886 में आगरा के सिकंदरा में इनका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया है, कौन सा राग औड़व औड़व जाति का राग है? कौन सा राग है दोस्तों? यमन है, दरबारी है, वृंदावनी सारंग है, अलैया बिलावल है। देखिए दोस्तों, अलैया बिलावल का है शाड़व संपूर्ण, वृंदावनी सारंग है, देखिए बता सकते हैं आप। और दरबारी कांधना की वक्र संपूर्ण जाति है, और यमन तो संपूर्ण जाति का राग है, इसीलिए औड़व शाड़व का जाति का राग वृंदावनी सारंग हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गायन शैली में होरी का वर्णन मिलता है? होरी का वर्णन किस गायन में मिलता है? देखिए ऐसे ऐसे, दम्हार में किसका वर्णन मिलता है? ख्याल में, ठुमरी में किस गायन शैली का वर्णन मिलता है? तो दम्हार में होरी शब्द का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दम्हार, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद विलायत खां के पिता का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? इनायत खां। देखिए दोस्तों, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको इससे रिलेट कर पाए, और इससे आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चार चार क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका ही बेनिफिट है, ताकि आप इसको ध्यान से, और इसके जितने भी ऑप्शन में आते हैं ये ज़रूर हमेशा ही पूछे जाते हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें आपको बहुत कुछ, आपको एंट्रांस 2026 में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और इसमें से ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, सुलभ सरल और लोक रुचि पर अवलंबित रहने वाले संगीत को क्या कहा जाता है? तो ऋचा कहा जाता है, सूर कहा जाता है, देसी संगीत या प्रबंध कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देसी संगीत कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया था? विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, ओमकार नाथ ठाकुर जी ने, विष्णु दिगंबर पुरस्कर जी ने, और नारायण राव व्यास जी ने। तो इसका सही उत्तर आप बता दो। देखिए नारायण राव, देखिए इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओमकार नाथ जी के। देखिए ओमकार नाथ ठाकुर जी ने क्या लिखा था? कहाँ से थे? ग्वालियर घराना से ओमकार नाथ ठाकुर जी थे, और बनारस हिंदू, इसमें से ओमकार नाथ ठाकुर जी के बारे में ऐसा पूछा जाएगा, कई बार हो जाता है। बनारस में विश्वविद्यालय के पहले और पहले प्राचार्य थे ग्वालियर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ओमकार नाथ ठाकुर जी पहले विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रवण भारती, संगीतांजलि, ये दो पुस्तकें इनकी, तथा पुस्तकें तथा ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आप याद रखें। देखिए विष्णु नारायण भातखंडे पुरस्कर जी, विष्णु दिगंबर पुरस्कर जी ने क्या इनकी खासियत है? 1901 में लाहौर में इनने गंधर्व महाविद्यालयों की स्वरलिपि महागंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना की थी 1901 में, ठीक है। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने नोटेशन सिस्टम लाया था, ठीक है, स्वरलिपि पद्धति लाई थी, और उन्होंने ग्रंथ लिखी थी, संगीत बाल प्रकाश, राग प्रवेश। देखिए विष्णु नारायण भातखंडे जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अभिनव राग मंजरी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ये भी इनकी है, और क्रमक पुस्तक मल्लिका 6 भागों में भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विष्णु नारायण भातखंडे, इन्होंने 10 थाट पद्धति का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ये प्राय ठुमरी किस राग में
गाई बजाई जाती है। देखिए दोस्तों, ठुमरी एक चंचल प्रकृति की गायन शैली है, इसलिए इसको चंचल प्रकृति के राग में ही गाया जाएगा। ठीक है। देखिए, मारवा नहीं हो सकता, ये गंभीर है। बहार नहीं हो सकता, ये वसंत का राग है। भैरव गंभीर और भक्ति रस के उसमें गाया जाता है। ठीक है, भैरव राग। इसीलिए खमाज एक चंचल है, इसलिए ये चंचल राग में गाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतनाट्य शास्त्र में संगीत वाद्यों में कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? भारत ने भारतीय संगीत की, दोस्तों एक बार प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ। भरत ने नाट्यशास्त्र में भारतीय संगीत वाद्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4, अवनद, तत्, सुषर और घन वाद्य। ठीक है। आप इसमें बता, अवनद में कौन सा आएगा, तत् में कौन सा आएगा, सुषर में कौन सा आएगा। अवनद में जो चमड़े से बने होते हैं, तत् में जो तंत्र वाले हैं या तारों वाले वाद्य है वो आ जाएंगे, और सुषिर में जो फूके जाने वाले, जैसे बांसुरी होगी, हारमोनियम हो गया, और घन में जैसे घंटी हो गई या फिर कोई मंजीरा, ऐसी ऐसी घन वाद्यों में आ जाएगी। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय समुचित, ये किसमें, ये किसका श्लोक है, कहाँ से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, आप संगीत रत्नाकर को अच्छे से पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन फिर से आ गया। ये संगीत रत्नाकर से लिया गया एक श्लोक है। ठीक है। संगीत दर्पण किसका है? संगीत रत्नाकर किसका है? ये ग्रंथ रत्नाकर शारंग देवी जी का, और संगीत दर्पण पंडित दामोदर जी का, संगीत परिजात है पंडित ओबल जी का, और संगीत मकरंद है नारद मुनि जी का ग्रंथ। ठीक है। ये ग्रंथ भी आपको पूछे जाएंगे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ पे बने रहे वीडियो में, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते दोस्तों, पर्दे का संबंध किस वाद्यों से है? तो आपको, अगर आप सितार वादक हैं तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन आसान लगेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बिल्कुल आसान है, लेकिन कई बार हम आसान प्रश्न को इग्नोर कर लेते हैं और वो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में हम उनको गलत कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और सारी जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं और अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो पर्दे का संबंध किस वाद्य से? देखिए, सरोद में बेपर्दा होता है, ठीक है, और सितार में क्या होता है? आपको संतूर वाद्यों में किसे किसे कलम से बजाते हैं, संतूर तो नहीं हो सकता। सारंगी बेपर्दा होता है, फ्रेटलेस, ये भी फ्रेटलेस है। सितार में पर्दा होता है, इसीलिए पर्दे होते हैं। इसमें कितने होते हैं ये भी बता दीजिए आप, कितने, एक सितार में कितने पर्दे होते हैं ये भी आप मुझे बता दें। ठीक है। इसका सही उत्तर है सितार। माफ़ करना दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें कुछ सारी चीज़ें सॉल्व कर रही होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर मेरा ऐसा थोड़ा लिखा हुआ होता है, इसमें बहुत कुछ लिखा होता है, आप इसको इग्नोर कर लेना। लेकिन जो जो चीज़ें आपको इसमें से लेने की है, आप ज़रूर इसको सीखिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अगला प्रश्न है, रिमा पा निधा पा, ये जो एक नोटेशन दी गई है, ये किस राग की पकड़ है? देखिए, राग की पकड़ भी आपको ज़रूर पढ़नी है। आपको राग की पकड़ कैसे याद करनी है? जैसे आप राग गाते हैं, उसमें से कोई विशेष चीज़ होती है, क्या होता है रागों में? ठीक है। जैसे यमन में, जैसे दोस्तों यमन में नीरेगा की संगति होती है, उसमें जो चलन होता है नीरेगा, शुरुआत वहाँ से होती है। वैसे ही हर राग में एक खासियत होती है, इसीलिए आप इसका जितने भी राग हैं उसकी ये चीज़ अवश्य पढ़ें, इसमें कैसे इस राग का चलन है और कहाँ से इसकी जो मुख्य पकड़ है वो कैसी है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए, पहले इसको ध्यान से पढ़ें, इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुरी। ये मैंने लिखा है, दरबारी में गाधानी होता है, भैरवी है, और आड़ाना में निधापा की प्रधानता होती है, और देसी में शुद्ध रेपा और रेमापा की संगति होती है। ठीक है। जैसे विशेषता यमन में नीरेगा होती है, मैंने पहले भी बताया, और खमाज में नी होता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें दोस्तों याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा
चतुरंग में कितने अंग होते हैं? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकल जाता है। चतुरंग में कितने अंग होते हैं, इसलिए इसमें 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बोल दिए गए हैं तालों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीन तीन ता, धीना धी, धीना धीना, ती तीना धीना धीना। ठीक है, ती तीना धीना धीना, ये जो बोल है वो किस में बजाए जाते हैं? कौन सी ताल ऐसी है? ठीक है, ती तीना धीना धीना, रूपक है, कहरवा है या दादरा है? देखिए, दादरा हो जाएगी धी धीना, धी धीना, धी ती ना, ये दादरा, ये इसके बोल हो जाते हैं। और रूपक के धागे न ती न क धी न। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो मैंने अभी बोल बोले हैं ये कहरवा के बोल है, रूपक के, ये इसके रूपक के बोल है, तीतीना दीना दी दीना। ठीक है, तिवरा भी नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूपक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्वर के स्वर में किस स्वर सप्तक के स्वर में मध्यकालीन किस स्वर किस स्वर सप्तक के स्वर मध्यकालीन हिंदुस्तानी संगीत स्वर सप्तक से मिलते जुलते हैं? देखिए, इसमें बताए गए हैं किस स्वर सप्तक के स्वर मध्यकालीन हिंदुस्तानी संगीत के स्वर सप्तक से मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिलावल से। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संगीत रत्नाकर के अनुसार वर्तमान काल में संगीत बिल्कुल प्रचलित नहीं है, वो कौन सा है? गीति है, गीत है, मार्गी संगीत है, गजल है या फिर फिल्मी संगीत है? ये भी प्रचलित है, गजल भी, गीत भी प्रचलित है। मार्गी संगीत अभी प्रचलित नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गी संगीत। अगले प्रश्न पे आते हैं, सुबह और शाम 4 बजे से 7 बजे तक गाए जाने वाले रागों को क्या किया जाता है, क्या बोलते हैं उनको? देखिए दोस्तों, संदीप प्रकाश राग उनको बोलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संदीप प्रकाश राग। अगला प्रश्न पे आते हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे कृत क्रमिक पुस्तिका के कितने भाग हैं? देखिए दोस्तों, उससे भी प्रश्न आए थे, क्योंकि मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था मैंने विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में। उसमें ये भी बताया था लास्ट में, क्रमिक पुस्तक मल्लिका उनके 6 भागों में भी एक पुस्तक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठुमरी दादरा आदि उपशास्त्र विधाएं प्राय किस राग में नहीं बजाई जाती? ठुमरी दादरा ये एक चंचल प्रकृति की गायन विधाएं हैं, इसको तोड़ी में नहीं बजाया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, आधुनिक ग्रंथकार ने षड्ज को किस श्रुति संख्या पर स्थापित किया गया है? देखिए दोस्तों, इस श्रुतियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। श्रुतियों को आप आधुनिक और प्राचीन अच्छे से करके आना, अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि श्रुतियों से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। ये श्रुति कौन से स्थान पे है, और ये प्राचीन श्रुतियों में कौन सी श्रुति से षड्ज सा, प्राचीन श्रुति में कौन सी श्रुति से सा को माना है? तो चौथी श्रुति से माना है। ये प्राचीन में चौथी से माना है और आधुनिक में पहली से माना है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आधुनिक। ठीक है, आधुनिक में पहली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, ठुमरी गायन शैली के आश्रयदाता कौन है? ठुमरी के जो ठुमरी गायन है उसको किसने स्थापित किया गया था? तो ठुमरी गायन का आविष्कार किसने किया था? वाजिद अली शाह जी ने इसका आविष्कार किया। आश्रयदाता है, इनको माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। जितनी भी गायन शैलियाँ हैं आप उनको सभी को पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, ठुमरी हो गई, ख्याल हो गया, ऐसी चीज़ें, दादरा हो गया, टप्पा हो गया, इनकी
जितने भी आश्रयदाता है या फिर आविष्कारक है, इनको आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। कंपित एक एक प्रकार है, क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, कंपित क्या है, एक प्रकार क्या है, किस चीज़ का है, जाति का है, प्रबंध का है, गमक का है, मूर्छना का है। देखिए, जाति नहीं है, प्रबंध भी नहीं है, गमक भी नहीं है, ये मूर्छना है। आप मूर्छनाओं को भी पढ़ के जरूर जाना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन ये चीज़ होती रहेगी क्योंकि मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्छनाओं का, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार सितार वादक है? उस्ताद अमाजद अली, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, पंडित हरीश हरि प्रसाद चौरसिया। इसका सही उत्तर आपको बिल्कुल पता है, पंडित रविशंकर जी एक प्रख्यात और एक सितार वादक है, इसीलिए पंडित रविशंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंधन रहित अर्थात जो बंधा हुआ ना हो उस गान को क्या कहा जाता है? निबद्ध गान, निबद्ध गान, ध्रुपद, धमार। ध्रुपद धमार बिल्कुल नहीं होता है और धमार भी, ये चीज़ें नहीं हो जाएगी, इसलिए निबद्ध गान जो ताल में बंधा हुआ हो, अनिबद्ध जो ताल में बंधा हुआ ना हो, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनिबद्ध गान, ठीक है। अगला प्रश्न है, 72 मेलकर्ता के सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? 72 मेल किसने माने हैं, ये आपको पता होगा। पंडित वेंकट मुखी जी ने 72 मेल की स्थापना की थी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुति स्वर स्थापित किया था, किस श्रुति में स्वर स्थापित किया था प्राचीन ग्रंथकारों ने, ठीक है। ये देखिए, प्राचीन पूछा गया है, उसमें आधुनिक पूछा गया था, इसमें हो जाता है। देखिए, इसमें अंतिम पूछा है, कई बार पूछा जाता है कि ये षडज किस श्रुति पर स्थापित किया गया है। इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, अंतिम या तृतीय, इसमें चौथी तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें अंतिम बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि प्राचीन में अंतिम श्रुति पर स्वर को स्थापित किया गया है। इसमें सा तो पूछा नहीं है, इसीलिए सा अगर होता तो हम इसमें चौथी श्रुति लिख देते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम श्रुति, ठीक है। आप श्रुतियों से रिलेटेड बिल्कुल सभी प्रश्न पढ़ के ले जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गायन शैली में ताल दीपचंदी का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ताल जो दीपचंदी है वो एकदम चंचल प्रकृति की ताल है, इसीलिए जो ठुमरी भी है वो एक चंचल प्रकृति की गायन शैली है, इसीलिए ठुमरी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दिरधा दिरधा ये एक प्रकार का गत है, आप इसको किस गत में ये चीज़ बजाई जाती है? मसीद खानी गत, रजा खानी गत और इमदाद खानी गत या फिरोज खानी गत। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रजा खानी गत। सितार वाले बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 69, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? सप्तक के 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालों से रिलेटेड है। समान मात्रा और समान विभाग वाली तालों का जोड़ा बताना है, जोड़ी बतानी है, कौन सी है? धमार कितनी मात्रा की है, झुमरा कितनी है, कैरवा कितनी है और तीन ताल कितनी है। आपको हर एक ताल जितनी भी है, क्योंकि आपको सिलेबस में ये चीज़ भी दी गई है। देखिए, धमार में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? धमार में 6 मात्राएं होती है, सूर ताल में 10, झुमरा में 14 और दीपचंदी में भी 14, कैरवा में 8 होती है और दादरा में 6 होती है, तीन ताल में 16 होती है और झुमरा में 14 होती है। इसलिए झुमरा और दीपचंदी ये एकदम सेम है, इसीलिए इसका सेम विभाग बी हो जाएगा, झुमरा और दीपचंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी स्वर लिपि पद्धति के अग्रणी कौन है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया था कौन है। नोटेशन सिस्टम किसने लिखा था? तो ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने लिखा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राग रागनी वर्गीकरण में कितने मतों का उल्लेख है?
तो आप ये बता दीजिए उसमें कितने मत माने गए हैं। उसमें 4 मत माने गए हैं, शैव मत, विष्णु मत और कुछ मुझे याद नहीं आ रहे, बाकी भी है। शैव है, विष्णु है और हनुमान मत है और एक मत और है, उसमें 4 मत दिए गए हैं। ठीक है, आप इसको भी याद रखना, इसीलिए इसमें ये 4 ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप मुझे बता दें कितने हैं अगर आपको पता है तो। चलिए दोस्तों, अब 73 क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं। उस विद्वान का नाम बताएं जिसने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। देखिए इस किसने लिखी थी, कलीनाथ ने भी संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता रहता है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वर को इस प्रकार रखा जाए स्वर रचना चित्कर्षक बन जाए, उसे क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों मेलेडी कहा जाता है। मेलेडी और हारमोनी ये चीज़ें आपको वेस्टर्न में ज़रूर पढ़ के जाना अगर आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, ताल आड़ा चौताल में कितनी मात्राएं होती है? आड़ा चौताल मात्रा में 14 मात्राएं होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। इसमें 7 विभाग होते हैं, दो दो के प्रत्येक विभाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पकड़ पूछी गई है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है पकड़ से रिलेटेड। आप 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आएंगे पकड़ से। आपको पकड़ ज़रूर याद रखनी है कि इसका चलन कैसे जाता है इस राग का। देखिए राग की पकड़ पूछी गई है, धानी सा रे गा धा। देखिए इसमें से अगर आपको थाट का पता भी है, अगर थाट का नॉलेज भी है तो आप उसमें से भी आप एकदम पकड़ सकते हैं। किस थाट में धा रे गा गा रे। देखिए इसमें भैरवी का ये चलन है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भैरवी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाद क्या है? कोई भी ध्वनि है, ध्वनियों का समूह है, एक संगीतिक ध्वनि है। क्या है? नाद है, एक कोई भी ध्वनि हो सकती है, इसीलिए इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम से कम 2 अथवा 2 से अधिक स्वर को एक साथ बजाकर की गई रचना को क्या कहा जाता है? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा हारमोनी, इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राग मालकोस के गायन वादन का समय क्या है? देखिए मालकोस का गायन वादन समय पूछा गया है। किस कौन से टाइम में मालकोस बजाया जाता है? तो रात के 10 से 10:30 बजे तक इस राग को बजाया जाता है। आपके सिलेबस में जितने भी राग हैं आप उनका गायन समय ज़रूर पढ़ें। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा गायक का गुण है? गुण पूछा गया है, शांकित, क्रियाधर, संदिष्ट, कंपित। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रियाधर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मसीद खानी ने सितार की किस गत का आविष्कार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मसीद खानी गत। आसान सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीव्र माँ के साथ शुद्ध माँ का प्रयोग किस पहर का सूचक है? रात्रि का दिन का प्रथम, रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का अंतिम प्रहर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, नाइट बैचलर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को, फिरोज फ्रामरी जी को, कैप्टन डी सर महेंद्र मोहन सुरेंद्र मोहन राठौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रंथकार या फिर कोई भी कलाकार है, संगीत से सितार वादक है, इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। खास करके जो एक तो जिसको जिनको अवार्ड मिला है आप उनको ज़रूर पढ़ें। जैसे जिन जिन को भारत रत्न पुरस्कार मिला है आप उनको तो एकदम अच्छे से और डिटेल में पढ़ें। ठीक है, 1800 कब हुआ था जन्म? तो 7 अप्रैल
1920 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। बाकी आप मुझे बता दें इनका जन्म और इनका गुरु का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगला प्रश्न है, गायन वादन करने में जो समय लगता है उसे मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? विभाग, आंदोलन, लय या फिर मात्रा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मात्रा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राग काफी का अंश स्वर कौन सा है? इसका काफी का जो अंश स्वर है वो है पा। अंश स्वर मतलब जो वादी स्वर होता है उसको अंश स्वर कहा जाता है, इसलिए इसका ये सही उत्तर हो जाएगा पंचम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताल सुल ताल किस गायन शैली के साथ बजाई जाती है? ये सादरा है, दादरा है, ख्याल है, ध्रुपद है। इसको ध्रुपद के साथ गाया बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितार की किस गत शैली का आविष्कार रजा खां ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजा खां खानी गत, मसीद खानी गत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल रजा खानी गत। ये तो आपको पता ही होगा। सितार के स्वर को सात स्वर के समूह को क्या कहा जाता है? सात स्वर के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ठुमरी गायन शैली के साथ अधिकांश कौन सी ताल बजाई जाती है? चाचर, कहरवा, चाचर, झपताल, सुरताल। चाचर यानी दीपचंदी ताल भी, चाचर और दीपचंदी ताल ये सेम होगी, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये चाचर ताल में बजाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग पुरिया धनाश्री कौन से थाट का राग है? तो पूर्वी थाट का भैरवी थाट, असावरी थाट, तोड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी थाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कत्ता किस ताल के बोल है? एक ताल तीव्रा, चौथा धमार। देखिए ये कत्ता एक ताल के बोल है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, राग आलैया बिलावल के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? ये चीज भी आपको पढ़ के जानी है। ऋषभ है, गंधार है, मध्यम है या दैवत है। इसमें म आरोह में वर्जित स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ताल आड़ा चौड़ा ताल में कितने विभाग होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों आप बता दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 7 विभाग हो जाते हैं। ये 14 मात्रा की ताल है और 4 ताली और 3 खाली इसमें होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आरोह में अवरोह से क्या तात्पर्य है? आपको ये आसान सा क्वेश्चन है। नीचे स्वरों को ऊंचे स्वर या स्वरों का समूह, ऊंचे स्वरों से नीचे स्वरों का आना या एक गायन शैली। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊंचे से स्वर से नीचे स्वर आना। ठीक है, ये अवरोह पूछा है। आरोह होता है नीचे से ऊंचे स्वर, नीचे स्वर से ऊंचे स्वर जाना। ठीक है, ये आरोह होगा, अवरोह होगा ऊंचे से स्वर से नीचे स्वर आना। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम मात्रा वाली ताल कौन सी है? रूपक, दादरा, तीव्रा, कैरवा। कैरवा 8 मात्रा की होती है। तीव्रा कितनी होती है? तीव्रा 7 होती है शायद। तीव्रा या 10 मात्रा की होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन दादरा 6 होती है। रूपक 7 मात्रा की होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 मात्रा वाली ताल दादरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 और 5। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ ने 5वें अध्याय में ताल संबंधित विवरण मिलता है? ताल संबंधी, संगीत दर्पण, संगीत सुधा कलश, संगीत रत्न। देखिए ये भी संगीत रत्नाकर का एक प्रश्न है। आप ये ऐसी चीज़ें भी पढ़ के ले आना, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत रत्नाकर से 5वें अध्याय में ताल संबंधी वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है, ध्रुपद गायन शैली को किस कला प्रेमी राजा ने सर्वाधिक प्रचार दिया? इसका सही उत्तर है राजा मानसिंह सिंह तोमर। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये है, संगीत सम्राट तानसेन समाधि किस स्थान पर
स्थित है? उनकी समाधि कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे मेरे 100 इस क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल क्वेश्चन पेपर इस तरह से आया होगा। आप वो जो सिलेबस दिया गया है उस तरह से आप इसको पढ़ के ले जाना, क्योंकि जो जो चीज़ें आपको बताई गई है वो चीज़ें आने वाले कुछ टाइम में मैं बाकी 2024 और 25 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करके इसी तरह से आपके सामने